हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं कई सारे बड़े अपडेट्स देने वाला हूं, जैसा कि सामने आप अपनी स्क्रीन पर देख सक रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हैं जो वित्त मंत्रालय के विभाग की तरफ से लोकसभा में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम, आपका ओआरओपी, आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, 18 माह का डीए/डीआर के एरियर्स और भी कई सारे अपडेट्स इस वीडियो में दूंगा, जिसमें जुलाई 2023 के कई सारे अपडेट्स होंगे। अगस्त में भी जो आपकी सैलरी पेंशन आपके खातों में आएगी, उस पर भी कई सारे बड़े अपडेट्स मैं इस वीडियो के जरिए आपको देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन कई सारे बड़े अपडेट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखने के साथ साथ आपको एक काम और करना है। आपसे मैं एक अपील करना चाहता हूँ, आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते तो है ही, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक काम और करना है कि आपको जो घंटी की निशान है, यानी कि बेल आइकन है, उसको प्रेस कर देना है सब्सक्राइब करने के बाद। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, यानी कि हम वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे आप तक तुरंत पहुंच जाएगा और वो करंटली जो न्यूज़ होगी वो आप तक पहुंचेगी। अदरवाइज कई बार ये होता है कि हम वीडियो आज अपलोड करते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होता है, या फिर सब्सक्राइब तो कर रखा होता है, बेल आइकन को यानी घंटी के निशान को प्रेस नहीं कर रखा होता है, जिसके चलते सपोज मैं आज अगर कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको 4 दिन बाद दिखता है, तो आप लोग बोलते हैं कि ये वीडियो पुराना हो चुका है। बेसिकली वीडियो पुराना नहीं होता है, आपने घंटे के निशान को प्रेस नहीं कर रखा होता है, जिसके चलते वो सारी चीजें अपडेट्स से ऑब्सोलेट हो जाती हैं और आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए आपको एक ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। आपको इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं अपने चैनल के रिगार्डिंग। आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के पेंशनरी बेनिफिट्स, साथ ही साथ एम्प्लॉइज के जो बेनिफिट्स है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और बाकी चीजें समझाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको कोई अगर डाउट है तो उसमें भी चीजों को वहां पर सॉल्व किया जाता है। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं आपको ये नोटिफिकेशन पर, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से लोकसभा में क्वेश्चन रेज किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं ओपीएस को बहाल करने से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जिसमें क्वेश्चंस आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे क्या राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और इस संबंध में सुधारों का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव श्री सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है? यदि नहीं है तो विलंब होने के पीछे इसके क्या कारण है? साथ ही साथ जो समिति बनी है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ही है। यदि हाँ तो इस संबंध में समिति द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए वो क्या है? अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं घ नंबर का, क्या सरकारी कर्मचारी संघ अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग और इसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं? यदि हाँ तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 5 नंबर का, कुछ राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया, यदि हाँ तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है? साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को अपने सरकारी कर्मचारियों के बहाल करने के पक्ष में नहीं है? यदि हाँ तो उसके संबंधित ब्यौरा क्या है? आप देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की तरफ से। का, खा और चा का आंसर उन्होंने एक साथ दिया है। क्वेश्चन में कुछ आंसर दिया है, जी हाँ, वित्त मंत्री द्वारा 24 मार्च 2023 को लोकसभा में घोषणा की गई थी और इसके अनुसार में बात की गई थी। केंद्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, समिति की संरचना और विचारार्थ विषय निम्नानुसार है, यानी कि एक रिपोर्ट वाकई में बनाई गई थी, एक कमेटी वाकई में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और उसके क्या क्या पॉइंट्स थे वो भी हम देखेंगे। इसमें क्या क्या संरचना है आप देख सकते हैं। इसमें कौन कौन था इस कमेटी में? वित्त सचिव और सचिव व्यय थे, अध्यक्ष थे इसके। सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सदस्य थे, जो कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अपर सचिव बनाए गए थे कार्मिक व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के सदस्य थे। साथ ही साथ जो अध्यक्ष हैं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे कि पीएफआरडीए बोला जाता है, इसके 3 सदस्य और एक अध्यक्ष बनाए गए थे। तो क्या क्या विचार प्रस्तुत किए वो हम देख सकते हैं। क्या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है, यानी एनपीएस के वर्तमान ढांचे तथा संरचना के आलोक में किसी परिवर्तन का औचित्य बनता है? यदि हाँ तो ऐसे उपायों का सुझाव देना जो कि राजकोषीय निहितार्थ और समग्र बजटीय गुंजाइश पर प्रभाव को ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारी की पेंशनी लाभ के सुधार लाने की दृष्टि से उससे संबंधित करने के लिए उचित हो, ताकि आम नागरिकों के बचाव हेतु राजकोषीय विवेक बनाया जा सके। मैं थोड़ा डिटेल में भी समझा दूंगा, अभी हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसको। गा में बोला गया है, समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है, किंतु अभी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।
अब नेक्स्ट का आंसर देख सकते हैं, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए समय समय पर जो यूनियंस है, फेडरेशंस है, उनसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, उन्हें पेंशन की समीक्षा करने के लिए गठित समिति के समक्ष रखा गया है। इसके अलावा कई सारे राज्य हैं जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू किया गया है। वो राज्य आप देख सकते हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली ओपीएस पुनः शुरू करने के निर्णय के संबंध में केंद्र सरकार के जो पीएफआरडीए डिपार्टमेंट है उसको सूचित किया है। हालांकि पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में भी अपना अंशदान जारी रखा है। तो आप देख सकते हैं कि वाकई में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और उस कमेटी ने अपने सारे रिपोर्ट्स दे दिए हैं। हालांकि उस कमेटी की अभी जो अंतिम रिपोर्ट्स है वो आना बाकी है, अंतिम रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई है, और जिससे चलते पेंशनर्स और कर्मचारियों के जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी चीजें अभी नहीं हो पाई हैं, जिससे कि बहुत सारी चीजों पर अभी वहां पर ऐड होना बाकी है। ऐड होने के साथ साथ वहां पर अब चीजें धीरे से सारी चीजें ऐड होंगी, और ऐड होने के साथ साथ वहां पर सारी चीजें ऐड होने के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली बिल्कुल मेंशन किया गया है कि ये सारी चीजें अभी मेंशन होंगी। मेंशन होने के साथ साथ आपको इनमें कई सारी चीजों को ऐड कर दिया जाएगा। चलिए लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट न्यूज पर। ओल्ड पेंशन स्कीम में तो ये बड़ी अच्छी खुशखबरी निकल कर आई है कि इस पर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वित्त मंत्री की तरफ से, वित्त सचिव की तरफ से। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें 65 लाख पेंशन धारकों के लिए एरियर और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के एफएमओ को लेकर बड़ा तोहफा जारी। जी हाँ दोस्तों, एफएमए को लेकर बड़ा तोहफा जारी। इसके अलावा आपको पेंशन धारकों के लिए एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं मैं कि ईपीपीओ में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस और एरियर का कॉलम ना रहने से बहुत सारी चीजों का अपडेट नहीं हो पाता था, जिसके चलते उनको समझ नहीं आता था कि उनको कितना एरियर मिला है, कितना मिलने वाला है, और इसके साथ ही उनको पता नहीं चलता था कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस यानी एफएमए की स्थिति क्या है। लेकिन अब पेंशन धारकों की इस समस्या का निजात केंद्र सरकार ने कर दिया है। इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल कि पेंशनधारक, पहला पॉइंट होगा कि पेंशनधारकों को अब नहीं होगी सुविधा, ईपीपीओ में आपको शामिल किया जाएगा, बैठक में क्या निर्णय लिया गया, किस तारीख तक सिस्टम में बदलाव करना है, और मैनुअल प्रक्रिया से आप ये सारी चीजें होंगी उससे निजात जल्द से जल्द मिलेगी। चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या है पूरी खबर और जानेंगे पूरी खबर में क्या क्या चीजें अपडेट्स होंगी। आप देख सकते हैं सामने एक मीटिंग हुई थी जिससे मीटिंग में बैठक में सारी चीजें अपडेट हुई थी, और वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत जो सीपीए और डिपार्टमेंट है उसके द्वारा 65 लाख पेंशन भोगियों के शानदार तोहफा जारी किया गया है। अब पेंशन भोगियों के ईपीपीओ में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस यानी एफएमए और एरियर का कॉलम भी दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि पेंशन धारकों को उनके जो एरियर्स होंगे उसको देखने की सुविधा होगी और उनको कोई भी असुविधा यानी कि फैसिलिटीज होंगी उसमें ऐड होंगी। इसके माध्यम से पेंशन भोगी यानी पेंशनर्स हैं अपने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर की जानकारी कुछ सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। सीपीए द्वारा सभी पेंशन भुगतान करने वाली बैंक के जो सीपीसीसीस हैं उनके प्रमुख हैं यानी जो हेड्स हैं को आदेश दिया गया है कि अपने सिस्टम को इस प्रकार से अपग्रेड करें ताकि पेंशन धारकों को उनके जो एरियर्स है या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में कितने पैसे आ रहे हैं हर महीने उस तरह की असुविधा न हो। अब ईपीपीओ में भी शामिल किया जाएगा। सीपीएओ ने बताया कि भविष्य में पेंशन धारकों के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और उनके जितने भी एरियर से जुड़े हुए सारे केस हैं यानी कि जो अपडेशन है वो डिजिटल रूप में भेजे जाएंगे। अब पेंशन धारकों को ईपीपीओ में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर का कॉलम रहेगा, जिससे कि पेंशन भोगी इन बातों से अवगत हो सकेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया है। जी हाँ, सीपीएओ द्वारा 6 मई 2024 को जारी सर्कुलर के अनुसार इस मामले में एक बैठक हो चुकी है और बैठक में पेंशन एरियर और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर विस्तृत में चर्चा की गई। साथ ही साथ उसमें निर्णय भी लिया गया कि इन्हें इन सब चीजों को जो भी एरियर्स हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है इनके ईपीपीओ में शामिल किया जाएगा ताकि जो पेंशनर्स है उससे अवगत हो सके कि उनको कितना एरियर मिला है या कितना एरियर मिलने वाला है, कितना फिक्स मेडिकल अलाउंसेस वगैरह इस चीजों में मिल रहा है। इस तारीख तक बदलना है सिस्टम में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, सीपीसीसी से जितने भी हेड है उनको 15/5/2024 तक सिस्टम में जरूरी बदलाव करने के लिए बोला गया था। साथ ही साथ जितने भी पेंशन भुगतान करने वाली सीपीसीसी है उनको सिस्टम में जरूरी बदलाव करने के लिए बोला गया था, और इसके सार्थक नतीजे मिलने के बाद फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर से जुड़े सभी केसों की प्रक्रिया डिजिटली रूप से पूरी होगी। ईपीपीओ में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस और एरियर ये दोनों कॉलम शामिल होने के बाद पेंशन धारकों को किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। आगे आप देख सकते हैं मैनुअल प्रक्रिया से भी इसमें निजात मिलेगी। यहाँ दोस्तों, इस प्रकार पेंशन धारकों को मैनुअल प्रक्रिया से निजात मिलेगी। कोई भी पेंशन होगी अपने ईपीपीओ में यह देख सकेगा कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस या एरियर की क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है,
साथ ही साथ सीपीएओए ने बताया कि अगर पेंशन भुगतान करने वाली बैंकों को इस प्रक्रिया को शुरू करने में कोई परेशानी आती है तो उस स्थिति में टेक्निकल मदद के लिए आप देख सकते हैं साइंटिफिक ऑफिसर की भी मदद ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसके आदेश की प्रति डाउनलोड करना चाहते हैं तो सामने क्लिक करके यहाँ सारी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दो बड़े खबरें दी इसमें, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस आपके एरिया से रिलेटेड, साथ ही साथ आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जो एक बड़ी अपडेट आई है कि उसमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और भी कई सारों पर चीजों पर अपडेट होने वाली है। आप भी क्या आपके कमेंट्स हैं वीडियो में जरूर लिखिएगा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, साथ साथ आपके जो भी पेंशन बेनिफिट्स हैं उनको लेकर के क्या आपको समस्या आती है उन सब चीजों को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबरें लेकर आया हूं मैं, जिसमें आपके लिए कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे। जिनमें पहला बड़ा अपडेट होगा, आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। पहला बड़ा अपडेट मैं देने वाला हूं जो कि होगा आपके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के लिए 53% महंगाई भत्ते के साथ में क्या डीए और डीआर शून्य होने जा रहा है। क्या 7वें वेतन आयोग को लागू करते वक्त ऐसा किया गया था। दूसरी बड़ी खबर दूंगा मैं, जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की जो फाइनली अपडेट्स थी वो फिक्स हो चुका है, यानी जुलाई 2024 का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अब फिक्स कर दिया गया है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े फाइनली अब जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद में एक और बड़ी खबर जो होगी वो 8वें वेतन आयोग को लेकर के होगी। साथ ही साथ राज्यसभा से जो सरकार का बयान आया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा और भी कई सारे अपडेट्स होंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएगा। आपको जल्दी से एक अपडेट दे दूं, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के रिगार्डिंग उनके पेंशनरी बेनिफिट्स से रिगार्डिंग सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन समझाए जाते हैं, साथ ही साथ उनको गाइडेंस दी जाती है। अगर आपको आपके पेंशनरी बेनिफिट्स से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही देख पाएंगे। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये खबर आई है डी हाइक को लेकर के। क्या 53% अब महंगाई भत्ता होगा, उसके बाद क्या, या 50% होने के बाद में क्या महंगाई भत्ता होने के बाद में क्या आपका डीओ या डीआर शुरू से मर्ज होगा, क्या सारी चीजें होंगी उस पर हम बात करेंगे। जनवरी 2024 से जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका डीए और डीआर 50% हो चुका है। इसके बाद इसे 0 से 0 करने की चर्चा थी। हालांकि ये चर्चा इसलिए थी क्योंकि 7वें वेतन आयोग को लागू करते वक्त ऐसा उस टाइम वहां पर ऐसे मीडिया में खबरें आई थी। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें जो है डिसाइड कर सकती हैं। इंतजार है अगस्त के मंथ का, क्योंकि जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते के बाद जो 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है उसमें 7वें वेतन आयोग को उसमें कई सारी चीजों में अपडेट किया गया है। क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के डीए और डीआर में जनवरी 2024 में 50% की बढ़ोतरी कर दी गई थी। अब डीए और डीआर जैसे 50% हो गया है, तो पहले ये नियम थे कि डीए और डीआर की जैसे इंटरेस्ट रेट है या बहुत डीए और डीआर की दर है 50% के पार होते ही कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है। ऐसे में सरकार 8वें वेतन आयोग की कमेटी की घोषणा करती है या कोई और नियम से सैलरी और पेंशन का संशोधन करती है तो कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत ज्यादा राहत की खबर होगी। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे अपडेट्स आएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। इसमें क्या क्या चीजें होंगी वो भी हम देखेंगे, क्योंकि 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड कई सारी चीजों पर बात हो रही है, जिसमें पेंशन और सैलरी में संशोधन को लेकर के या रिवीजन को लेकर के उसका क्या क्या फॉर्मूला हो सकते हैं उन पर हम बात करेंगे कि 8वां वेतन आयोग के क्या नियम हो सकता है। अब कॉन्टेक्स्ट में भी सामने देख पा रहे होंगे 8वें वेतन आयोग का कब से कितना इंतजार करना पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग पर राज्यसभा से जो गवर्नमेंट का बयान आया था वो हम देखेंगे। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय से वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी का भी बयान आया था, वो भी हम देखेंगे। डीए 50% होने पर क्या ऑटोमेटिक पे रिवीजन होगा, वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग में क्या फॉर्मूला हो सकता है उस पर भी हम जहाँ पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ और भी कई सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें 8वें वेतन आयोग का मुद्दा कई सारी चीजों पर होगा। 8वें वेतन आयोग पर सबसे पहले देख सकते हैं कि राज्यसभा से क्या सरकार का बयान आया था, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो भी आपको उसमें दिखाएंगे। संसद के पिछले
सत्र के दौरान 8वें वेतन आयोग को गठन को लेकर के वित्त मंत्री से सवाल पूछा था और पूछा गया था कि सरकार द्वारा क्या 7वें वेतन आयोग के गठन की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं 8वें वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं की जा रहा है। साथ ही साथ पेंशन और वेतन की समीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पर। 10 साल का लंबा इंतजार कराए बगैर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। साथ ही साथ क्या सरकार 8वें वेतन आयोग पर आने पर सैलरी और पेंशन पर जो खर्चा आएगा उसे वहन करने में क्या चीज दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही साथ एक तरफ सरकार ने अर्थव्यवस्था बोला है कि अब अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार वेतन आयोग को गठन करने में देरी क्यों कर रहा है। वित्त मंत्रालय से जो वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी उन्होंने इस पर बयान दिया कि वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार के पास अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर के कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही साथ सरकार के पास 8वें वेतन आयोग का लाने का विचार जो है नहीं है। लेकिन जो ये खबरें थी वो पहले थी, अब जो है बहुत सारी चीजों पर इसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीजों पर ऐसा होगा जिसके चलते डीए और डीआर में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग का रिलेटेड कई सारी चीजें इसमें हो सकती है। बात करते हैं डीए 50% होने पर ऑटोमेटिक पे रिवीजन भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही डीए 50% का आंकड़ा छुएगा या जैसे कि छू चुका है, कर्मचारियों और पेंशन धारकों के भत्तों में बढ़ोतरी किया जाना है। ऐसे में अब डीए 50% हो चुका है तो कैबिनेट ने इसकी भी घोषणा हो चुकी है। अब समय आ गया है कि सैलरी और पेंशन में संशोधन होना चाहिए। 8वें वेतन आयोग के तुरंत कमेटी का गठन होगा। साथ ही साथ आप बात करें कि 8वें वेतन आयोग पर क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो उसके लिए हम रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर सकते हैं। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करती है तो महंगाई भत्ता 0 से स्टार्ट हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर 1.92 या बोल सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो अभी के 2.57 है उसे 3 तक किया जा सकता है। इसके हिसाब से आपकी बेसिक कम से कम 18,000 रुपए से बढ़ करके 26,000 रुपए तक हो सकती है। इस प्रकार आपकी बेसिक में 6,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बेसिक के ऊपर आपको महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा या महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनके एचआरए का भुगतान किया जाएगा और इसके अलावा नई बेसिक बन जाएंगे, नए स्लॉट्स आ जाएंगे। इससे आपकी सैलरी और पेंशन में काफी सारा देखने को मिल सकता है। सामने आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन राज्यसभा में पूछा गया था 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड, इसमें आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें 7वें वेतन आयोग के बाद में 8वें वेतन आयोग की चीजें बात की गई थी, जिसमें सरकार ने बोला था कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर कोई विचार नहीं है। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग के लेकर के अभी सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। ये चीजें लेकिन पहले की हैं, नोटिफिकेशन भी पहले का, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। यहाँ पर अब बात करते हैं जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के। उसके लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा अब पब्लिश कर दिया गया है। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन अब फाइनली उसको पब्लिश कर दिया गया है और पब्लिश होने के बाद में उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब सामने नोटिफिकेशन देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो की तरफ से ये 5 तारीख को पब्लिश किया गया था, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर जून 2024 जारी कर दिया गया है। यानी कि अब आपका जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कितना आपको मिलेगा वो कंफर्म कर दिया गया है। इसमें हम बात करें कि जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो आप पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर जून 2024 इंक्रीज्ड बाय 1.5 पॉइंट एंड स्टैंड एट 141.4। इसके अलावा इन्फ्लेशन में भी कई सारी चीजों में चेंजेस हुई हैं, आप देख सकते हैं इस ग्राफ में। अब हम बात करें जो डेटा निकल कर आया उसको ऑफिशियल डीए कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे, जिससे हमें क्लियरली सारी चीजें हो जाएंगी आपको जुलाई 2024 में कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यहाँ पर मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, साथ ही साथ जून का भी डेटा हम दिखाएंगे। इस हिसाब से यहाँ पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में अभी तक बढ़ोतरी हो रही थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं जनवरी में जो डेटा आया था उसके बेसिस पर आपका इतना प्रतिशत महंगाई भत्ता था। अब बात करते हैं लास्ट का जो डेटा निकल कर आया है, वो डेटा निकल कर आया आप सामने देख सकते हैं जून 2024 में बढ़ोतरी होने के बाद में 141.4 और इसके बेसिस पर आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 53.36% है, जिसके जो कि 53% आपका हो गया है। यानी कि अब आपके महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से 53% हो गया है। ऐसे करने से आपको 3% बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये बढ़ोतरी थोड़ी कम है क्योंकि अभी प्रीवियस